चेंज मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। परिवर्तन लाना, बदलाव लाना, उसके ऊपर अब ये भी बहुत डिस्कस है। ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी डिस्कशन होता है, बहुत पॉपुलर है सेइंग चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये सब बोला तो बहुत जाता है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि खाली बोलने के लिए बोला जाता है, करने की जब बात आती है तब लोग खास कुछ करते नहीं या कुछ नहीं करते, और कभी कभी बहुत स्लो होता है। वैसे हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी दुनिया बदल रही है, लेकिन कौन से स्केल से आप देख रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। दुनिया के स्केल पे, देश के स्केल पे 5-10 साल कुछ नहीं होते। दुनिया 10 साल में बहुत बदल चुकी, या 5 साल में बहुत बदल चुकी, या 15 साल 20 साल में बहुत बदल चुकी आप कहते हो। लेकिन एक इंसान के लिए 15-20 साल तो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लंबा पेनफुल पीरियड है। 3 साल भी एक इंसान के लिए बहुत लंबा टाइम है। 3 साल दुनिया के स्केल पे, देश के स्केल पे कुछ नहीं है। तो इंडिविजुअल के स्केल पे, लेवल पे देखा जाए तो अभी भी चेंज कई बार काफ़ी स्लो है, काफ़ी जैसे हो ही नहीं रहा है, ऐसा भी महसूस होता है लोगों को। और नेशनल लेवल पे, बड़े स्केल पे देखेंगे तो डेफिनेटली चेंज का पेस बढ़ा है और हुआ है। अब एक प्रख्यात प्रार्थना है इसके बारे में। गॉड गिव मी द करेज टू चेंज वॉट आई कैन, द पेशेंस टू एक्सेप्ट वॉट कैनॉट बी चेंज्ड, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। भगवान मुझे जो मैं बदल सकूं वो बदलने की हिम्मत दे, जो नहीं बदल सकता हूँ उसको स्वीकार कर लेने की धीरज दे, उसका धैर्य दे, और ये ज्ञान दे कि मैं दोनों में फ़र्क समझ सकूं, अंतर समझ सकूं। मैं ये समझ सकूं कि ये चीज़ें बदल सकती हैं और उसके लिए मैं हिम्मत जुटा पाऊँ बदलने की, और ये मैं समझ सकूं कि ये चीज़ें नहीं बदलने वाली है तो उसको स्वीकार कर लेने की, उसको एक्सेप्ट कर लेने की पेशेंस मेरे में आ जाए। ये मुझे दो, और मुझे वो ज्ञान दो कि भाई ये कौन सी चीज़ किस बक्से में जाती है। तो ये काफ़ी प्रख्यात प्रार्थना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी इसका इस्तेमाल करते हैं, एशियन प्रोडक्टिविटी और काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसका इस्तेमाल किया है, कई बॉडीज़ में ये फेमसली यूज़ की जाती है। अब चेंज क्यों करना है? चेंज सिंपली इसलिए करना है कि चेंज हो ही रहा है आपके आसपास और आप भी बदल रहे हो। अपने आप तो चेंज हो ही रहा है, आप भी चेंज होते रहते हो, आप भी उम्र बढ़ती रहती है, दुनिया में चेंज होता है, क्योंकि कुदरत ही, संसार का नियम ही चेंज है, स्लो या फास्ट। कंटिन्यूअसली चीज़ें मोशन में रहती है, तो चेंज अपने आसपास होता ही रहता है। अब अगर आप उसके साथ नहीं बदलते तो आप पिछड़ जाते हो, इसलिए चेंज करना ज़रूरी है। तो ये एक रिएक्टिव चेंज की बात हो गई कि दुनिया बदल रही है तो आपको कदम से कदम मिलाने के लिए बदलना पड़ेगा। दूसरा प्रोएक्टिव चेंज है, जब आप एंटिसिपेट कर लेते हो इन एडवांस कि ऐसा होने वाला है तो पहले से कर लेते हो, या फिर आप खुद चेंज इनिशिएट करते हो। आप कहते हो कि मैं ऐसा बदलाव करूँगा तो मुझे ऐसा फ़ायदा होगा, और आप इसको इनिशिएट करते हो और लीड करते हो, और ऐसा करने से कई बार ज़बरदस्त फ़ायदा हो भी सकता है। ये रिस्की भी है, और रिस्क रिवॉर्ड दोनों कनेक्टेड है। ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिवॉर्ड है, तो कई बार प्रोएक्टिव चेंज में बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। और एक सिंपल, एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है जो सच्चा है, कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके बारे में बातें की गई है कि अगर आप एक बॉइलिंग फ्रॉग फिनोमिनन जिसको बोलते हैं, एक मेढक को आप एक गर्म पानी गर्म कर रहे हो, आप उसके ऊपर एक बर्तन रखा है, पानी गर्म हो रहा है उसमें, और उसमें आप मेढक को, फ्रॉग को डालते हो तो वो जंप करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि पानी बहुत गर्म है और उसको पसंद नहीं आया वो। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में, नॉर्मल पानी के एक बर्तन में पानी नॉर्मल डालो, उसमें एक मेढक को पकड़ के डालो, तो वो शायद ओके है, उसको तकलीफ़ नहीं है। फिर धीमी आंच पे वो बर्तन को गर्म करना चालू करो, तो भी मेढक कूदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये गर्मी हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। धीरे धीरे पानी की गर्मी शायद उसको पसंद भी आने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे गर्मी से उसको नींद आने लगेगी, वो जैसे सो जाएगा और बेहोश जैसा हो जाएगा, और फिर वो पूरा
उसमें उबल जाएगा, पानी में बॉईल हो जाएगा और मर जाएगा। तो यही चीज़ उसको इमीडिएट पता चलती तो वो भाग जाता, कूद जाता, लेकिन धीमे धीमे पता चली तो समझ ही नहीं पाया और वो मर गया। तो ये अपने साथ नहीं होना चाहिए। तो ये बताता है कि चेंज कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली आपको पकड़ लेता है, आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे हो रहा है। और कभी कभी इतना रैपिडली, इतना जल्दी आता है कि अचंभा हो जाता है कि ऐसा कैसा हुआ। क्योंकि कई बार हम नॉर्मली पास्ट के ऊपर से प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, लेकिन कभी कभी फ्यूचर एकदम डिसरप्टिवली आ जाता है जो एंटिसिपेट नहीं किया है। कोई यंग बंदा है 25 साल का, उसने ज़िंदगी में कभी अर्थक्वेक नहीं देखा हो, और हो सकता है वो जहाँ रहता है वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा फिनोमिनन हो गया है। भाई 25 साल में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था तो वो तैयार ही नहीं उसके लिए। तो दुनिया में ऐसा बहुत बड़ा हुआ है। अभी देखो तो पेंडेमिक हो गया, जो हमने किसी ने, हमारी 100 साल में एक बार स्पेनिश फ्लू के बाद का ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है, तो हमने देखा ही नहीं था। तो इतना ज़बरदस्त चेंज हुआ। वॉर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वो भी वॉर भी सालों से नहीं हो रहा था। तो पेंडेमिक बहुत बड़ा चेंज है, और रशिया यूक्रेन का वॉर भी एक बहुत बड़ा चेंज है, जो भी सालों से वॉर नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़े दो चेंजेस हमने देखे। तो इनको हम ब्लैक स्वॉन इवेंट बोल सकते हैं। इसके लिए एक टर्म आई गई है, पहली दफ़ा शायद ये टर्म यूज़ हुई थी जब 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तब। और ये ब्लैक स्वॉन इफ़ेक्ट या ब्लैक स्वॉन इवेंट का भी एक कहानी है कि पहले हमने सफ़ेद हंस ही देखे हैं। स्वॉन मतलब हंस सफ़ेद ही होते हैं ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा ही दुनिया मानती थी। फिर सडनली ऑस्ट्रेलिया में काले रंग के हंस देखे गए, तो सडनली आपकी मान्यता टूट गई। आज तक आपने काला हंस नहीं देखा तो आपने मान लिया कि हंस तो सफ़ेद ही होता है, लेकिन काला हंस देखा जो हंस ही है, खाली रंग काला है, तो एक ही दिन में आपकी मान्यता टूट गई, चूर चूर हो गई। तो मतलब सडन कुछ नया हुआ, नई डिस्कवरी हुई, और आपको सडनली पुरानी मान्यता त्यागनी पड़ी। तो ये सडन चेंज, बड़ा चेंज, अनएंटिसिपेटेड, अनप्रेडिक्टेड, डिसरप्टिव, जो पास्ट का एक्सट्रापोलेशन नहीं है, इस टाइप का चेंज को ब्लैक स्वॉन इवेंट या ब्लैक स्वॉन इफेक्ट कहते हैं, जो हमने देखा है। तो चेंज कभी इस तरह भी आ सकता है और कभी कभी धीरे धीरे होता है। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, प्रिंट मीडिया को देख लो तो वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी, वो एक जनरेशन के बाद रहने वाली नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा मान सकते हैं, हो सकता है बच जाए, कुछ और हो, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रिंट मीडिया नेक्स्ट जनरेशन में रहने वाली नहीं है, या कम हो जाएगी या ख़त्म जैसी हो जाएगी। वापस कम बैक करेगी कि नहीं वो अलग बात है, जैसे फैशन की तरह होता है। फैशन है, पुरानी फैशन वापस रिसाइकल होके आती है। सो तो चेंज में हमने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव चेंज की बात की। फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअल या इंक्रीमेंटल चेंज के सामने ड्रास्टिक और रेडिकल चेंज, धीरे धीरे परिवर्तन होना या करना, और बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन या बदलाव करना। तो जापानीज़ मैनेजमेंट में काइज़न या स्मॉल स्टेप्स के चेंज की बात की गई है, धीरे धीरे, डे बाय डे, थोड़ा परिवर्तन करो। और अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन करो पे फोकस किया गया है। तो ये भी एक थिंकिंग है। फिर एक थिंकिंग है कि प्लान्ड चेंज, स्ट्रक्चर्ड चेंज, इसमें बड़ी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट ऊपर से चेंज को ड्राइव करती है, लेकिन कभी कहा गया है कि ऐसे एफर्ट फेल भी हो सकते हैं। उससे बेहतर है कि चेंज, कभी कुछ लोग ही कंपनी में ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ नई शुरुआत करते हैं, तो आपको उनको खाली सहारा देना है। जैसे कहीं पे जंगल में थोड़ी सी आग लगे और उसको हवा मिले तो वाइल्ड फायर जंगल में फैल जाती है, पूरा जंगल ज्वाला में लिपट जाता है। इस तरह संस्था में कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसी जगह में थोड़ा बहुत चेंज की कोई शुरुआत करे तो उसको खाली एनकरेज करो, उसको हवा दो, तो उसमें आपकी पूरी संस्था परिवर्तित हो जाएगी, रादर देन ऊपर से फोर्स करके स्ट्रक्चर्ड चेंज लाने की कोशिश करना। इसमें भी दो राय हो सकती है, ये सब हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि हम जो चेंज की बात कर रहे हैं वो परमानेंट की बात कर रहे हैं, टेम्पररी या ट्रांजिएंट की नहीं। कि कई बार लोग चेंज की शुरुआत कर दिया, लेकिन वापस 2 दिन के बाद पुरानी स्टाइल पे आ गए, पुराने तरीक़ों पे आ गए, तौर तरीक़ों पे, तो वो चेंज का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो चेंज हुआ ही नहीं। जब कोई नई चीज़ ली और फिर वो नई चीज़ पे ही काम कर रहे और उस पर अडिग रहे, तभी तो उसको चेंज बोला जाएगा। या तो फिर वो फैड हुआ, एक दिन किया चेंज, दूसरे दिन वापस वही बेढंगी रफ्तार में,
तो दैट इज़ नॉट चेंज। तो लोग कई बार चेंज को सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, दिक्कतें आती है, कुछ नई चीज़ लागू होते हो पहले शायद एक्सेप्ट कर ले, फिर दिक्कत आए तो लोग छोड़ दे, रोज़ रोज़ उसके पीछे लगना पड़ता है। जैसे कोई आदत डालनी हो तो रोज़ उसके पीछे काम करना पड़ता है। आदत बनने में टाइम लगता है, तो आदत बने उसके पहले फिर आप थक के उसको छोड़ देते हो। तो इस टाइप कई बार लोग तुक्के लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर वापस छोड़ देते हैं। तो वो ट्रांजिएंट या टेम्पररी चेंज है। रियल चेंज जो स्टिकी हो, परमानेंट हो, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लगना पड़ता है, कंसिस्टेंटली उसके पीछे काम करना पड़ता है। और वही काम की बात है, उसी का हम बात कर रहे हैं। आज की और कल नहीं किया उस चेंज की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो एक्सपेरिमेंट था या फ्लैश इन द पैन जैसा था, एक हुआ और बंद हो गया। अब लोग, हम रेजिस्टेंस टू चेंज की बात करते हैं कि भाई लोग विरोध करते हैं परिवर्तन का जनरली। अब क्यों करते हैं? बहुत सारी वजह हो सकती है। कंफर्ट जोन में बैठे हैं, स्टेटस क्वो जो चल रहा है वो उनको पसंद है, उसमें नहीं करना है। मैं उसको पहले मैंने कहा था कि मैं जड़त्व या जड़ता या इनर्शिया से कोरिलेट करता हूँ कि जैसे न्यूटन ने कहा था कि स्थिर पदार्थ स्थिर रहेगा, गतिशील पदार्थ गति में रहेगा। दोनों में फ़र्क नहीं होगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो मोशन लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा और रोकने के लिए या स्पीड पे लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। बाह्य स्टिम्युलस या बल प्रयोग करना पड़ेगा। तो इनर्शिया जैसे फिज़िकल सिस्टम्स पे लागू होता है, ऐसा शायद इमोशनल मेंटल स्टेट्स पे भी लागू हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये इनर्शिया की वजह है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि चेंज का विरोध हो, कभी कभी लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं क्योंकि वो उनको पसंद है। कभी कभी चेंज अनप्लेजेंट हो सकता है, कभी चेंज अच्छा भी हो सकता है, तो हमेशा विरोध हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मान के चलते हैं कि हमें जो करना है उसमें बाधाएं और दिक्कतें आएंगी। अब जब लोग इसका विरोध करते हैं तो उससे निपटने का तरीका क्या है? तो सबसे बड़ा तो एक ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो, उनका विरोध कितना कारगर है। उनको इग्नोर किया जा सकता है, साइडलाइन किया जा सकता है, उनको विरोध करना है करते रहे, लेकिन उनको साइड पे छोड़ के बाकी लोग तो वो कर सकते हैं तो करते रहें, वो विरोध करें, लेकिन उनको बीच में, क्योंकि वो प्रोसेस को रोक नहीं पाते और उनका पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है, तो उनको आगे लिए बगैर भी वो अपनी जगह ठीक है, बाकी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। ये भी एक हो सकता है। ये तब नहीं हो सकता जब वो ब्लॉक कर सकते हो चेंज को या उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान को बदलने से कई बार उसको रिप्लेस कर देना, बदल डालना ज़्यादा आसान है। इन द सेंस कि कोई व्यक्ति रेजिस्ट कर रहा है, आप समझा रहे हो, ये जो भी कर रहे हो, टाइम लग रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं सुधर रहा है, नहीं बदल रहा है, बहुत पेनफुल है, बहुत माथापच्ची हो रही है, तो उसकी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को रख दो, तो नया आदमी वो जल्दी कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ये बहुत सिंपल है। तो इंसान की प्रकृति या नेचर या हैबिट को बदलना मुश्किल है, उसकी जगह पे किसी और से काम करवा लेना या उसको जगह पे किसी और को रख देना ज़्यादा आसान है। कभी कभी ये भी करना पड़ता है। कभी कभी कंपनी में नए लोगों को एंट्री करवाने से ये हो सकता है चेंज, कि नए लोग हों, आप केयरफुली ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करो, यंग हो, जो आपकी बात माने, पहले से ही आपने सिलेक्ट किया है कि ये आपके साथ रहेंगे, और ऐसे लोग सफिशिएंट नंबर्स में अगर आपने भर्ती कर ली है और वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके प्रोसेस को, तो ये इतनी मात्रा में इतना नंबर में लोग आ गए हैं, तो फिर मोमेंटम वो तो चलेंगे, तो बाकी भी साथ में जुड़ते जाएंगे, क्योंकि वो एक मोमेंटम बन जाएगा। क्रिटिकल मास है, एक दो नहीं, कुछ ज़्यादा संख्या में है, तो उनको देख देख के फिर वो फैल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, नया खून भर्ती करो, नया ब्लड, फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड को इंजेक्ट करो कंपनी में। और अंग्रेज़ी में कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, ये करके वो करके, कैसे भी करके। हमारे पास संस्कृत में जो बढ़िया है और वो सब कुछ ले लेता है, साम दाम दंड भेद। लोगों को बदलने के लिए या चेंज मैनेजमेंट का विरोध दूर करने के लिए 4 चीज़ें कर सकते हो। 4 में सब आ जाता है। साम मतलब समझाओ, कन्विंस करो, परसुएड करो, मना लो, पटा लो, जो भी बोलो, कन्विंस कर दो और वो आपके साथ चलें। दाम मतलब उनको
रिवॉर्ड करो, आपके साथ जुड़ने को, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ उनको इंसेंटिव दो, ये करो, आकर्षण दो, प्रलोभन दो, जो भी है। दंड मतलब नहीं मानेंगे तो सज़ा करो, पनिश करो। और भेद मतलब पॉलिटिक्स करो, जिसमें जो डिवाइड एंड कॉन्कर कहते हैं, लॉबी बना दो, उनको अलग थलग कर दो, टुकड़े कर दो, ग्रुप में बंटवारा हो जाएगा तो फिर वो ग्रुप आपके सामने लड़ नहीं पाएगा। तो अंदर अंदर ही वो आपके सामने एक लॉबी पड़ी है, तो लॉबी के अंदर अंदर आपने बंटवारा किसी से तरह से करवा दिया तो वो लॉबी आपका स्ट्रांग विरोध नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का पॉलिटिक्स या ऐसा कोई भेद पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से भी ये हो सकता है। और आइडियली विरोधियों को विरोध क्यों कर रहे हैं वो समझ के अगर उनको अपने साथ जोड़ा जाए, उनको समझाया जाए कि उनके हित में या उनको लगे, तो ये बढ़िया है, क्योंकि आपको भी बल मिलेगा और उनको भी फ़ायदा होगा। उनको लगेगा कि विरोध करने से बेहतर है हम इसमें जुड़ जाते हैं। तो दुश्मन बनाने से ज़्यादा उनको दोस्त बना लो। तो दोस्त बना सकते हो, दुश्मन क्यों बनाना। लेकिन जब वो हो ही नहीं सकता, वो विरोधी लॉबी मानेगी ही नहीं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो प्रोसेस को डिरेल कर देगी, सेबोटाज कर देगी, तब फिर और तरीके सोचने पड़ते हैं। वो अलग मैटर है। अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कन्विंस, कन्फ्यूज़ और करप्ट। या तो कन्विंस करो या कन्फ्यूज़ कर दो, समझाओ, मना लो। कन्फ्यूज़ कर दो कि समझ में नहीं आए क्या हो रहा है और आप कर लो अपना काम, या भ्रष्ट कर दो उनको लालच दे के या जो भी करके। ये इससे बेटर मुझे साम दाम दंड भेद लगता है, इसमें भी ये चीज़ें आ ही जाती है। और आइडियली तो अच्छी तरह से ब्राइबरी या करप्शन या प्रलोभन का यूज़ किए बगैर या कन्फ्यूज़न का यूज़ किए बगैर हम समझा बुझा के अच्छी तरह कर सके पॉजिटिवली, वो ही अच्छा है, वो बेस्ट है। लेकिन फिर नहीं होता है तो क्या, कोई लोग छोड़ देते हैं कि भाई इस तरह नहीं होता है तो नहीं करना है। कोई कहता नहीं मुझे करना तो है ही, या तो ऐसे कान पकड़ेंगे या वैसे कान पकड़ेंगे, लेकिन ये करना तो है ही। तो आपके ऊपर है, आप कितना दृढ़, आपका निर्धार या निश्चय कितना मजबूत है। कुछ लोग रेजिस्टेंस होने पे छोड़ देते हैं कि चलो लोगों की नहीं करना है तो हमको भी छोड़ देना है। कुछ लोग तुले अड़े हुए हैं कि नहीं हमको करना ही करना है। तो वो अपनी कमिटमेंट के ऊपर है, अपनी कन्विक्शन के ऊपर है कि अपने को करवाना ही है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो डिसीजन खुद को लेना पड़ता है सिचुएशन में। थैंक यू।